मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। यदि नेता को हम देखते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा कारवां दिखाई देता है, नेता के बैकग्राउंड में एक भीड़ दिखाई देती है और कहा जाता है कि ये एक बड़ा नेता है। कैसा होना चाहिए आपका नेता? इस वक्त स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हाडिया हमारे साथ मौजूद है। आइए बातचीत करते हैं कि महेंद्र जी क्या सोचते हैं इस देश का, इस शहर का, इस कॉलोनी का नेता कैसा होना चाहिए, क्या गुण उसके अंदर होना चाहिए? महेंद्र जी, एक नेता की परिकल्पना आपके मन में क्या है, कैसा होना चाहिए? हम आप पर बातचीत करेंगे कि आपकी क्या यात्रा रही, लेकिन कैसा होना चाहिए एक नेता, युवाओं को जरूर बताएं। देखिए, मेरी नजरों में नेता भी कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता है और एक सामान्य और सहज रूप से काम करने वाला व्यक्ति, जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति अगर सहज रूप से काम करता है तो मैं उसको मानता हूं कि वो नेता होना चाहिए जो लोगों के दुख सुख में जाए, जो लोगों की समस्या के बारे में सहज चला जाए, उनको दूर करने की कोशिश करे और सामान्य रूप से बिना किसी घमंड के और बिना किसी अहंकार के जनता के बीच में रहे, वो उस व्यक्ति को मैं आदर्श पुरुष मानता हूं, चाहे वो कोई भी हो। और ऐसा जनता भी चाहती है कि ऐसा आदमी हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए, हमारा नेता होना चाहिए। जी महेंद्र जी, बहुत अच्छे विचार आपके कि एक आदर्श नेता ऐसा होना चाहिए और एक लंबा राजनीतिक जीवन आपने देखा है, एक सफल नेता के रूप में भी आप प्रतिस्थापित हुए हैं। क्या यात्रा थी, कैसे नेता के रूप में आप तब्दील हो गए या धीरे धीरे पगडंडी बढ़ती गई? आपने खुद ने चाहा, किसी और ने आपको पिकअप कर लिया, कैसे हुआ ये रास्ता जो है नेता तक कैसे पहुंचा? देखिए, मैं 1970 में गुजराती हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 71 में हायर सेकेंडरी पास करी। सौभाग्य से मुझको छात्रों ने अपना अध्यक्ष वहां पे चुना। उसके बाद होलकर विज्ञान महाविद्यालय के अंदर लगातार सतत 3 साल तक पढ़ाई करते हुए जब मैं बीएससी फाइनल में था तो मुझे वहां छात्रों ने अपना अध्यक्ष चुना। जब तक तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आगे आऊंगा, किंतु जब आपातकाल लगा 75 के अंदर, उस आपातकाल के अंदर मुझे जेल जाना पड़ा और मुझे यह समझ में नहीं आया कि मेरा गुनाह क्या था। एक कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष होना गुनाह था क्या मेरा? और उस समय में भारतीय जनता पार्टी जब तत्कालीन जनसंघ थी और अन्य लोग जो जेल में बंद थे उनके संपर्क में आया और आपातकाल से छूटने के बाद फिर मैंने सक्रिय राजनीति में भाग लिया और कहीं ना कहीं इसका मोटिवेशन हमारे कॉलेज के छात्रों ने जब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे चुना और उसके बाद से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आया। फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी और तब से लगातार इस जो मेरी राजनीति में पहले वो लगातार उस समय से बढ़ती गई। लेकिन जब आप पहली बार प्रदेश छात्र संघ के अध्यक्ष बने, वो क्या उस वक्त कैसे हुआ? कैसे आप बन गए अध्यक्ष? क्या गुण थे आपके अंदर या कौन लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और क्यों किया? देखिए, अपन जब छात्र राजनीति, आज की छात्र राजनीति, उस समय की छात्र राजनीति, उसमें काफी अंतर है। उसमें छात्र लोग अपने लीडर को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे और मुझे होलकर विज्ञान महाविद्यालय के अंदर मेरे सारे जितने भी मित्र लोग थे, जूनियर सीनियर जिनसे मेरे संबंध थे, जो हॉस्टलर थे, जो डे स्कॉलर थे, उन सब ने तय किया कि नहीं, तुमको अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है। और जब मैं अध्यक्ष बना और जो छात्रों के बीच में काम किया, छात्रों के हित में काम किया, छात्रों की मांगों के बारे में काम किया, तो उसी का परिणाम था कि जब काफी आंदोलन महाविद्यालय में हुए और पुलिस से काफी झड़पें भी हुई और जब पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो उन्होंने आपातकाल के समय मुझे जेल में बंद किया और जेल से छूटने के बाद लगातार वही मित्र मेरे संपर्क में रहे। मुझे फिर उन्होंने कॉलेज में तो देवास के अंदर जो टाटा एक्सपोर्ट है उस पर नौकरी करने लगा था जी। वो नौकरी मेरी छुड़ाई उन्होंने, कॉलेज में एडमिशन दिलाया, एडमिशन दिलाने के बाद यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ाया और चुनाव नहीं लड़ाया, चुनाव लड़ा के उसको जिताने में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। हर बार जब चुनाव आते हैं तो आप अपनी उन किन चीजों पर फोकस करते हैं कि आप जो आम जनता को पसंद आती हैं और आम जनता आपको चुनता है? देखिए, एक जो सरकारी कर्मचारी होता है
उसकी सीआर साल में एक बार लिखी जाती है ना, वो सीआर मैनेज भी कर लेते लोग ना सर अधिकारी से अपने। किंतु जो सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, जो जनता के बीच में काम करता है, उसकी सीआर प्रतिदिन लिखी जाती है ना। तो वो एक दिन का काम करने से या एक महीने के काम करने से या साल भर के काम करने से मैं समझता कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप जनता के बीच में, क्योंकि जनता बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से आपकी हर एक्टिविटी को वॉच करती है, आपकी दिनचर्या को वॉच करती है, आपके कामों को वॉच करती है। और अगर आप जनता की नजर में फेल होंगे तो निश्चित रूप से वो फिर आपका जो गिरावट का समय वो चालू है, शुरू हो जाएगा। चलिए, आप अपने बारे में बहुत कुछ बताना नहीं चाहते, लेकिन कुछ आपके अपने लोग हैं जो आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। राजनीतिक रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी में वो चेहरा मानता हूँ उन्हें जो न भूतो न भविष्य थे। न भूत में ऐसा नेता पाया हमने भारतीय जनता पार्टी में, न भविष्य में ऐसी उम्मीद है कि इतना सहज और सरल उपलब्ध होने वाला नेता भारतीय जनता पार्टी में मिले। भारतीय जनता पार्टी में नेता हर प्रकार के हैं और सब नेता अच्छे हैं, पर सबसे अच्छे माननीय महेंद्र हांडिया जी, जो कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में आने में समय के पहले आते हैं और कार्यक्रम की पूर्ण गरिमा तक वहाँ स्थापित है। देखिए, महेंद्र हांडिया जी के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। वह बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के, और मेरा अपना सोच है कि जितना विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में जितना काम हुआ है उतना शायद ही किसी विधानसभा में हुआ होगा। महेंद्र भाई, जिनको हम सब प्यार से बाबा बोलते हैं, उनका अपना जीवित संपर्क है। ऐसी कोई कॉलोनी, ऐसी कोई वार्ड, ऐसी कोई जगह नहीं जहां महेंद्र भाई नहीं पहुंचते हो। दुख में सुख में सबके साथ होते हैं। हम सब लोग उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे लीडर हम बोल सकते हैं उनके। नहीं जी, ये आपके अपने लोग थे जो आपके बारे में जानते हैं, आपके बारे में पहचानते हैं, आपके बारे में आपके शुभचिंतक हैं और आपको कहीं आगे देखना चाहते हैं। लेकिन इस शहर में कुछ ऐसे भी लोग हैं, या यूं कहा जाए कि विपक्ष भी है, जो आपकी जो गुण है उनको देखता ही है, लेकिन कुछ ऐसी कमियां भी हैं जो आपके अंदर पाता है। आइए देखते हैं क्या कमियां पाता है आपके अंदर। तो पिछली बार महेंद्र भाई और मैं चुनाव लड़ रहे थे तो सबसे बड़ा मुद्दा था अवैध कॉलोनियों का, और जब अवैध कॉलोनियां होती तो निश्चित ही नगर निगम की कोई भी सुविधाएं उस कॉलोनी में बराबर नहीं होती। चाहे पेयजल की बात करें हम, चाहे ड्रेनेज की बात करें, चाहे सड़क की बात करें, कोई भी सुविधा उस कॉलोनियों को, उन कॉलोनियों को नहीं मिलती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा पिछले चुनाव में भी यही था कि मैंने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात की घोषणा करी थी कि मैं अगर जीतती हूं तो सभी अवैध कॉलोनियों को वैध कराने की कोशिश करूंगी, और उसी प्रकार महेंद्र हांडिया जी ने भी ये घोषणा करी थी। पर मैं नहीं समझती कि 5 नंबर में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की और कोई बड़ा कदम उठा है। निश्चित रूप से बहुत खराब स्थिति बाबा की। आपको शायद पता हो तो पिछला महापौर का चुनाव माननीय पंकज संघवी जी 17,000 वोटों से 5 नंबर विधानसभा से जीते थे, और किसी कारण से बाबा विधायक बन गए हैं। लेकिन उनसे जो उम्मीद की गई थी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होने के नाते, मुख्यमंत्री के नजदीकी होने के नाते, उस सारे मामलों में बाबा विफल रहे हैं, असफल रहे हैं, और बाबा ने सिर्फ अपने नजदीकी पट्टों को उपकृत करने का कार्य किया है। एक वार्ड पार्षद होने के नाते मैं उन पर सीधा सीधा आरोप लगाता हूं कि बाबा ने जब भी मेरे वार्ड में आए हैं कभी भी ना तो मुझे आमंत्रित किया, ना किसी कार्यक्रम में मुझे शामिल किया है। और मैंने कई बार उनको बुलाने की कोशिश करी कि आप बाबा मेरे वार्ड में 2 बोरिंग करा दीजिए, तो उन्होंने आज तक मेरे कहे अनुसार एक भी कार्य नहीं किया। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि मैं क्षेत्र क्रमांक 5 की विधानसभा का पार्षद हूँ। स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी योजना विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में नहीं ला पाए। किसी इलाके में कोई हॉस्पिटल, कोई आजाद नगर में खुला हो, मूसाखेड़ी में खुला हो, खतराना, जहाँ पूरे गरीब वर्ग के लोग, पंचम की फेल, जहाँ पर इन चीज़ों की आवश्यकता है, तो इन सभी चीज़ों में विफल रहे वो। तो इस बार जो क्षेत्र की जनता है वो उनके साथ नहीं रहेगी, और इस बार 5 नंबर विधानसभा में परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है। जी, जो हमारी प्रशंसा करता है वो तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारी बुराई करता है, हमारी कमियों को उजागर करता है, वो हमें बुरा लगता है। क्या इस वक्त दोनों बुरे लग रहे हैं आप? देखिए, बुराई और आलोचना जी को हमेशा मैं स्वीकार करता हूं और उस कमी को दूर करने की कोशिश भी करता हूं। जहां तक बहन जी, शोभा जी ने जो बात उठाई, मुझे ये कहते हुए कोई दिक्कत नहीं है कि जो अवैध कॉलोनियां थी 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र में, जिसकी बहन जी बात कर रही थी, आज जितने काम, देखिए, कॉलोनी से एक कागज के ऊपर वैध कर दो तो वो कोई समस्या का समाधान थोड़ी है। समस्या का समाधान वो है कि उन कॉलोनी में प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था हो, उन कॉलोनी में प्रॉपर सड़कें हो,
उन कॉलोनी में प्रॉपर लाइटिंग व्यवस्था हो और उन कॉलोनी में प्रॉपर पीने के पानी की व्यवस्था हो। और इस काम के अंदर जितने काम अभी 2 साल के अंदर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की बस्तियों में हुए हैं, मैं समझता हूं कि इंदौर के अंदर वो विकास का एक उदाहरण है। मैं आपको और जो हमारे जो मित्र हैं उनको भी चुनौती देता हूं, मेरे साथ चले, देखे खजराना के अंदर 4 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज का लाइन का काम चल रहा है, प्रारंभ हो गया। मैं खुद जो गया था, माननीय महापौर जी मेरे साथ गए थे, वहां पे सीमेंट कांक्रीट की सड़कों का जाल बिछाया है। वहां के जो मुख्य मार्ग थे उनके लिए मैं राशि मध्य प्रदेश सरकार से लेकर आया और जो खजराने को चारों ओर से जोड़ने का काम किया है वो हमारी सरकार ने किया, हमारे मुख्यमंत्री ने किया, हमारे महापौर जी ने किया। शराब की दुकानों की बात उन्होंने कही है। मैं वो आता हूं, उस पर आता हूं। मैं ऐसी वेलोसिटी के टॉकीज के पीछे की बस्तियां ले ली, सारी की सारी अवैध कॉलोनियां हैं, कोई सुविधा नहीं थी वहां पर। वहां लगभग 50 बोरिंग जो 18, 19, 20 कॉलोनियां हैं, मैंने अपनी निधि से कराया। आज उनकी ड्रेनेज डालने का काम लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से वहां चल रहा है। इसके बाद वहां की आर्थिक उस पर आता हूं। इसमें कोई गुरेज नहीं है कि जो आपने विकास कार्य कराए, चूंकि 5 साल आपको मिले हैं और आपने काम करवाए हैं। देखिए, हमारे विधानसभा में 2 क्षेत्रों से शराब की दुकानें हटाने की मांग आई थी। लोगों ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था, लोग मुझसे मिले थे। एक बड़ी गौलटोली, उस दुकान को मैंने शिफ्ट कराया। एक गीता भवन की दुकान, आपको मालूम होगा, आप तो उस समय थे, वहां के लोगों का बहुत भारी विरोध था। आप पूरे मध्य प्रदेश में बता दीजिए कि कोई एक शराब की दुकान किसी ने हटवाई? अगर 2 दुकान हटी है तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में हटी है, वहां के लोगों के सहयोग से हटी है और उसमें भी मैं एक सहयोगी था इस बात की मुझे। लेकिन कई और दुकानें हैं जो लगी हुई हैं। नहीं, अब शराब की दुकान, देखिए एक उसका तरीका है, कोई शराब की दुकान हटानी है तो वहां के 50% लोग उसके खिलाफ हस्ताक्षर करके जिलाधीश को दें, फिर जिलाधीश उसको हटाने की कार्रवाई करता है। जहां से मेरे विधानसभा क्षेत्र में जहां से इस प्रकार की मांग आई है, हमने हटाने की कार्रवाई करी। जी, आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य अगर हम बात करें तो इस प्रदेश के स्वास्थ्य यदि आप देखते हैं तो के बारे में चिंता करते हैं तो वो आप प्रमुख व्यक्ति हैं, सबसे पहले व्यक्ति हैं। क्या आपको लगता नहीं कि वाकई शराब जो है इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, आम युवा के लिए, इस देश की जनता के लिए एक जहर का काम करती है और इसके सरकार को इसके अगेंस्ट आना चाहिए? एक बड़ा पैसा मिलता है, बड़ा अमाउंट मिलता है, सिर्फ एकमात्र वो कारण है जिसके कारण हम सब मजबूर हैं? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं कारण तो ये है कि उससे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार को मिलता है कहीं ना कहीं। और एक दूसरा बड़ा कारण है, अगर इस प्रकार शराब की दुकान हटा दी जाए तो अवैध शराब की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ेगी और उसके जो नुकसान जनता को होंगे वो इससे कहीं अधिक होंगे। आपने देखा होगा कि कई जगह शराब से पीकर मरने वालों की संख्या के जो आंकड़े आते हैं वो आंकड़े तो चौंकाने वाले आते हैं। वो सब इसी कारण होता है कि वो जो अवैध शराब है उसमें जहरीला पदार्थ मिला होता है और उस कारण उन लोगों की मृत्यु होती है। पर एक बात से जरूर मैं सहमत हूं कि शराब की दुकानें ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर आम लोगों को दिक्कत नहीं हो, जहां पर आम लोगों को परेशानी नहीं हो, महिलाओं को नहीं हो, बच्चों को नहीं हो। इस बात से पूर्णतः सहमत हूं और इसके लिए जहां से भी मांग आई है हमने उसको वो दुकानें हटाने की हमने कोशिश करी है। युवा नेता बनना चाहता है लेकिन वो युवा जो बहुत तेजी से उभरना चाहता है, आखिर क्यों युवा राजनीति की ओर प्रवृत्त नहीं हो रहा है, क्यों उन्मुख हो रहा है? मैं ऐसा नहीं मानता। बहुत बड़ी संख्या में युवक राजनीति को आकर्षित हो रहे हैं और एक बहुत अच्छी बात है, कुछ हाईली एजुकेटेड लड़के भी हमारे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आज उनकी देश को आवश्यकता भी है जो देश को नई दिशा दे सके और हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का वो इस दिशा में सतत लगातार कोशिश कर रहा है कि अच्छे युवक, अच्छे पढ़े लिखे युवक जो समाज सेवा करना चाहते हैं, राजनीति के माध्यम से करना चाहते हैं, उनको हम पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको हम पार्टी की गतिविधियों से परिचित कराने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे युवक भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जी, विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाले हैं। 5 नंबर की तरफ निगाह लगी हुई है कि इस बार महेंद्र हाडिया जो हैं वो फिर चुनाव लड़ेंगे। कई कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कई जो विपक्षी पार्टी है वो 5 नंबर को ऐसा देख रहे हैं कि चलिए यहां पर हम ट्राई कर सकते हैं क्योंकि यहां पर कहीं कुछ कमजोर हो गए। बाबा,
देखिए, ये 5 नंबर विधानसभा शुरू से ही कांग्रेस के मुंह में पानी आता है, शुरू से पानी आता है, आज से नहीं। मैं तो 2 चुनाव से देख रहा हूँ। हर कोई व्यक्ति चाहता है 5 नंबर से चुनाव लड़ना, और जब वक्त आता है, चुनाव होता है, तो परिणाम भी आप सबके सामने। 5 नंबर में ऐसा क्या है, क्यों आखिर आकाश? अब ये जो 15-20 उम्मीदवार है कांग्रेस के, ये ज्यादा अच्छा बता सकते हैं मेरे से कि क्या है 5 नंबर में, क्यों आना चाहते हैं 5 नंबर में। और किंतु वो जिस लालच से आना चाहते हैं ना, वो उनका सपना पूरा नहीं होगा। पर हम चाहते हैं कि एक बार आप जनता, देखिए आप जनता के नेता हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, और वो आपसे ये उम्मीद करती है। बाकी आप बताएं कारण ईमानदारी से कि क्या कारण है 5 नंबर में कि सब लोग जो है आना चाहते हैं? सर देखिए, एक तो यहाँ पर लगभग 70-80 हजार अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता है जी। 1-8 लाख हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के मतदाता है जी। तो कांग्रेस ये मानती है कि ये वोट हमारा है जी, हमारा पॉकेट का माल है जी। किंतु उनका पॉकेट का माल नहीं है अब ये, वो भी समझदार हो गए, उन्होंने भी विकास देख लिया 5-10 साल के अंदर। तो ये एकमात्र कारण है कि जो 10-15 उम्मीदवार घूम रहे ना जी 5 नंबर के अंदर, इसी कारण घूम रहे, यही कारण, और कोई कारण। लेकिन कई बार मुंह की जब खाई हुई उसके बाद भी क्यों प्रवृत्त होते हैं? देखिए, अब वो तो वही ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि उन्होंने 5 साल तक क्या किया, चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद जनता के बीच में गए नहीं गए। देखिए, अगर जनता हिसाब मांगती है, जीतने वाले के साथ साथ हारने वाले से भी हिसाब मांगती है। एक अभी वो उनका रवि वर्मा जी का मैं पढ़ रहा था जी, वो सुन रहा था, वो बोल रहे थे इंटरव्यू था कि आपने 17,000 से आपको जनता ने जिताया, तो 5 साल 3 साल आप कहाँ थे भैया, जनता पूछेगी जी। आपने लोकसभा लड़ा, आपने विधानसभा लड़ा, विधानसभा लड़ने के बाद आपने एक भी मांग उठाई कि अवैध कॉलोनी वैध होना चाहिए? आप एक भी बस्ती में गए कि ये इस कॉलोनी को वैध करो, इस कॉलोनी की ये समस्या का समाधान करो? उसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता कभी आगे नहीं आते। किंतु अब चुनाव आया, चुनाव आने के 6 महीने के पहले तो सारे कांग्रेस के नेता अब आपको क्षेत्र में दिखेंगे जी। कोई साल बांटेगा, कोई कटोरे बांटेगा, कोई कंबल बांटेगा, कोई स्वेटर बांटेगा। ये सिर्फ कांग्रेस की ही नीति है, भाजपा में नहीं, भाजपा की नीति नहीं। भाजपा कभी इस प्रकार की बातों में विश्वास नहीं करती। हम जनता का काम करते हैं, जनता की चोट पर करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और जनता के बीच में काम करते हैं। महेंद्र हारिया पर यह एक आरोप अक्सर लगता रहता है कि कार्यकर्ताओं के लिए वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं, उचित भी और अनुचित भी। ये कितना सच है? नहीं, देखिए, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि मेरे जो कार्यकर्ता है वो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है। देव दुर्लभ इसलिए कि देखिए, एक विधानसभा के अंदर 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ऑपरेशन, लोगों के हार्ट डिसीज, ब्रेन डिसीज, कैंसर के ऑपरेशन अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी विधानसभा में करते हैं तो निश्चित रूप से मुझे ऐसे कार्यकर्ताओं पर गर्व होता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री त्रिदर्शन योजना, इंदौर से 2,000 लोग गए, 1500-1600 लोग विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। तो ये कोई एक सरकारी व्यवस्था के तहत नहीं गए, इसके लिए पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे थे। आज मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 1200-1300 नौजवानों ने फॉर्म भरे। अब धीरे धीरे उनके लोन की प्रक्रिया भी चालू हो गई है। तो ये कोई एक महेंद्र हारिया या सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग बूथ स्तर पर गया है, उसने लोगों से जानकारी ली है, लोगों के फॉर्म भराए। तो आज देखिए, राइट टू एजुकेशन, इसके अंदर करीब 1100 बच्चों का एडमिशन हुआ, जिसमें 7 बच्चे दिल्ली कॉलेज में, 10 बच्चे अग्रवाल पब्लिक स्कूल में। तो ऐसे झुग्गी बस्तियों के अंदर खुल गया। प्रदेश की बहुत अच्छी योजना है, शिवराज की बहुत अच्छी योजना है इस बार, लेकिन कांग्रेस जो है इस प्रदेश मध्य प्रदेश को लेकर थोड़ा सा आशान्वित हो गई है कि इस बार जो है वो कमजोर पड़ गई है भाजपा और इस बार कब्जा कर लेंगे तख्ता पर। देखिए, वो तो पिछले बार भी सोच रहे थे सर, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम पिछले से अधिक बहुमत से इस प्रदेश में सरकार बनाएंगे। चलिए, युवाओं के लिए एक संदेश हम आपसे पूछना चाहेंगे कि नेता यदि वो बनना चाहता है तो क्यों बनना चाहता है और क्या गुण लेकर आए? नहीं, देखिए, मन में काम करने की इच्छा शक्ति, मन में इस देश को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति, मन में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति, अपने शहर को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति, और इन तमाम जब चीजें आदमी के मन में रहेंगी, आदमी के मस्तिष्क में रहेगी, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो व्यक्ति, वो युवा आने वाले समय में इस प्रदेश का और इस नगर का नेतृत्व करेगा।
जी आप हमारे बीच में आए, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नेता कैसा हो, क्या महेंद्र हाडिया जैसा हो, ये सोचना आम जनता का काम है। चुनाव आने वाले हैं, 5 नंबर का जो क्षेत्र है वो खास तौर पर विपक्षियों के लिए इस वक्त निशाना बना हुआ है। बहरहाल क्या होगा ये वक्त बताएगा। नमस्कार।